ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है जी और संडे का दिन बुक रिव्यू का दिन है। संडे का दिन किताब के नाम है। संडे को अमूमन मैं हफ्ते की किताब ख़त्म करता हूं और उसके बाद मैं ख़ुद भी अपने आप को याद कराता हूं लिखकर, और मैं आपके साथ भी ये शेयर करता हूं। इस संडे को जो मैं किताब लेकर आया हूं ये नई किताब मेरे लिए नहीं है। ये किताब मैंने पिछले साल पढ़ी थी, लेकिन इस साल मैंने इस संडे को दोबारा, यानी इस वीक में दोबारा इसको मैंने कंसल्ट किया है। और वो मैंने इसलिए किया है कि मैं कुछ 5 किताबें इकट्ठी कर रहा था जो कि थिंकिंग के बारे में हों और ये बताती हूं कि भाई सोचना कैसे है। तो उसमें मुझे ये किताब दोबारा नजर आई और मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर करूं। इस किताब का नाम है फैक्टफुलनेस, और ये किताब जो है ये 3 लोगों ने लिखी है। उनके बारे में बाद में करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आखिर इस किताब की या इस किस्म की किताबों की ज़रूरत क्यों है जो एक्चुअली ये बताती हूँ कि सोचना कैसे। वो इसलिए कि मेरी राय में और मेरी नाक़िस राय में हमारे पास इंफॉर्मेशन का फुकदान नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन सारी हमारे फिंगर टिप्स पे है, गूगल में है, किताबों में है, फाइलों में है, हर जगह पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बावजूद हमारी राय में एक तो कोई इत्तेफाक नहीं हो पाता, इसके बावजूद हमारी राय ट्रू या एक्यूरेट या करेक्ट नहीं होती, सही नहीं होती, और इसके बावजूद हम, स्पेशली वो लोग जिन्होंने फैसले करने हैं, वो जब फैसले करते हैं तो उनके फैसले जो हैं वो हकायक पर मबनी नहीं होते। तो उसमें मेरी राय ये है कि हम जो फैसले कर रहे हैं और जो हम अपनी राय बना रहे हैं उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं वो तो बहुत स्कैटर्ड सोर्सेज से आ रही है, मगर उस इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो ट्रीटमेंट है, उसके जो हम उसको अरेंज करते हैं, उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं। तो ये जो सारा निज़ाम है लर्निंग का, ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें। लर्निंग का मकसद ये नहीं था, कभी भी सीखने का मकसद ये नहीं था कि आप किताबें रट लें, इंफॉर्मेशन इधर उधर की रट लें। लर्निंग का तो मकसद ये था कि आप उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकें, और जब आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उस लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं। इसको एक और एंगल से देखते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं जी इग्नोरेंस क्या है, इग्नोरेंस क्या है, जहालत क्या है। वैसे तो आम लोगों में मैं जब देखता हूँ तो अगर आप किसी से भी इत्तेफाक नहीं करते, किसी के व्यू पॉइंट से या नुक्ता नज़र से, तो वो दूसरे को कहेगा आप जाहिल, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे या नहीं मान रहे, सुन तो शायद रहे हो, तो आप जाहिल हैं। मगर जहालत या इग्नोरेंस एक्चुअली या लाइल्मी क्या है, वो ये है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप उसके मेरिट्स पे अगर आप उसको जज ना कर सकें, अगर आप उसको ऑब्जर्व ना कर सकें, अगर आप उसको एनालाइज ना कर सकें, तो ये इग्नोरेंस के ज़मरे में आएगा। और ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब आप वो इंफॉर्मेशन लेते हैं सेकंड हैंड, कभी व्हाट्सएप से, कभी सोशल मीडिया से, कभी टीवी से, कभी अखबार से। वो जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन वो गुड फेथ में दे रहे हैं, लेकिन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप जज कर रहे हैं, उसका आपका जो फ्रेम है ना, उसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं, और उन फॉल्ट को कहते हैं बायसेस। अच्छा, जो बायसेस हैं उस पर बहुत सारी बात कानमैन एंड ट्वेर्स्की, जो मेरे फेवरेट हैं, वो कर चुके हैं। और कानमैन की जो किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, वो उस पर समझें एक बहुत ही अब एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। मगर वो बायसेस कई और किस्म के हैं और बहुत सारे लोग और भी उनको डील कर चुके हैं कि हम जब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उसके प्रोसेसिंग करने के दौरान हमारा जो लेंस है, हमारी जो ऐनक है, उसमें कोई कमी है। मैं अब ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, मुझे आपसे गुफ्तगू का और किताबें पढ़ने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि मैं अब फालतू बहस करने के बजाय मैं ये सोचता हूँ कि ये बंदा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है और ये इसकी बुनियाद क्या है देने की। तो करीबी दोस्तों से तो मैं खूब बहस करता हूँ, मगर कभी कोई नया बंदा मुझे कोई बात करे तो मैं उसको रिवर्ट करने की बजाय, मैं उसको फ़ौरन रद्द करने की बजाय, उसके उलट जवाब देने की बजाय मैं उसे कहता हूँ ये आप क्यों कह रहे हैं। तो तब वो मुझे बताता है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़लाँ साहब ने ये कहा है, ये मैंने फ़लाँ जगह सुना है। तो तब मैं उनको कह रहा हूँ कि ये सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो ये है कि आप फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लीजिए,
उसके बाद आप उस इंफॉर्मेशन को जो एनालाइज करने के लिए जो तरीका कर रहे हैं ना, उसकी बजाय ये कर लें तो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो जो किताब फैक्टफुलनेस है, ये वो तरीके बताती है जिसकी बुनियाद पर आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकते हैं। तो गोया ये इग्नोरेंस के साथ चैलेंज कर लड़ाई करती है इस बेस पर कि इंफॉर्मेशन की गैदरिंग में अब आपको कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ट्रीट करना, उसको एनालाइज करना, उसको जज करना अब असल चैलेंज है। इसीलिए ये किताब बहुत मकबूल हुई। बिल गेट्स ने इसको बहुत मकबूल बनाया और बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कहा कि ये मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं आज तक, वो बिल गेट्स सैकड़ों किताबें पढ़ते हैं, उसमें सबसे अहम किताब है। और ये किताब लिखी है हैंस रॉसलिंग ने, और हैंस रॉसलिंग जो है वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे, और उनका बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था। वो लोग जो हैं वो WHO के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं। ये किताब उनकी वफ़ात के बाद छपी है और उसमें ज़्यादा मदद की है उनकी बेटे और उनकी बहू ने, ओला रोजलिंग और एना रोजलिंग रॉन हंट। ये किताब बुनियादी तौर पे 10 ऐसी चीज़ों को डिस्कस करती है जिनके बारे में हम जिसकी वजह से हम दुनिया के बारे में गलत हैं। तो इसका जो पूरा टाइटल भी ये है, 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than we think। तो ये जो पर्सपेक्टिव लेती है किताब, वो ये है कि एक्चुअली दुनिया को इतनी कोई ख़राब जगह नहीं है और दुनिया में बहुत सारी बेहतरी भी आ रही है, मगर जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है और जिस तरीके से पहुंच रही है, उस तरीके से हम एक मनफी, कनूती और ऐसी तबाही पर मबनी हमें नोशंस आ रही हैं। तो वो 10 चीज़ें कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पर ये हांस रॉसलिंग ये कह रहे हैं कि दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है। वो 10 चीज़ों में सबसे पहले वो कहते हैं गैप इंस्टिंक्ट। तो वो 10 जो बाइसेस हैं उनको इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। अच्छा, इंस्टिंक्ट्स बड़ी अच्छी इस्तिलाह इसलिए बन जाती है क्योंकि इंस्टिंक्ट है जल्दी रिएक्ट करना, यानी फितरी तौर पर या जबिल्ली तौर पर कुछ रिएक्ट करने को इंस्टिंक्ट कहा जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम ये काम सारे जल्दी में करते हैं। तो जल्दी में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम गैप इंस्टिंक्ट है हमारा, यानी हम कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उसको ब्लैक एंड वाइट में कर लेंगे, अमीर गरीब में कर लेंगे। हम यहाँ समझेंगे बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ समझेंगे बहुत बुरा हो रहा है, और इसी गैप में फिर ज़्यादातर जो हमारी टेंडेंसी होगी वो मनफी तरफ में होगी। ये आर्गू करते हैं कि दुनिया में ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं है। इवन इनकम के हवाले से इन्होंने 2 की बजाय 4 किए, और 4 पे भी एग्जैक्ट नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक कॉन्टिन्यूम होता है। आप अगर दुनिया में कोई भी चीज़ देखें तो आप अमीर भी देखेंगे तो उनके अंदर भी कई कैटेगरीज होंगी, मिडिल क्लास के अंदर भी कई कैटेगरीज होंगी, गरीबों के अंदर भी कई कैटेगरीज होंगी। दूसरी बात जो हमारा इंस्टिंक्ट है वो नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट है। नेगेटिविटी इंस्टिंक्ट की बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो मीडिया है अमूमन उसमें जो चीज़ खबर बनती है वो चीज़ बनती है जो कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में होता है जो काम गलत हो रहा होता है। अच्छा, उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो इसलिए हर्ज नहीं है कि जो ठीक हो रहा है तो वो तो वैसे ही ठीक हो रहा है। अक्सर लोग कहते हैं ये गलत क्यों दिखाते हैं? वो गलत इसलिए दिखाते हैं कि उसको गलत को ठीक कर लें। जो ठीक है वो तो पहले ही ठीक है, मगर उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा एक नेगेटिविटी आ जाती है। तीसरा जो इंस्टिंक्ट है वो है जिसको ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट। स्ट्रेट लाइन इंस्टिंक्ट का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है ये ऐसे ही होता चला जाएगा, इसने रुकना नहीं है। आबादी बढ़ रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। वैसे हमारी आबादी तो बढ़ती चली जा रही है, दुनिया की आबादी कुछ मुल्कों की कम भी हुई। जैसे कोरोना हुआ तो एक बहुत बड़ा खौफ ये था कि ये जिस रफ्तार से बढ़ा है ये उसी रफ्तार से बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि अगर ऐसे बढ़ा है तो ऐसे बढ़ता चला जाए। लेकिन दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसको कैप्चर करना बड़ा जरूरी। फिर साइज इंस्टिंक्ट है। जब हम अक्सर हम किसी लोगों चीज़ों के बारे में ये कहते हैं कि यार फलां ज़्यादा है फलां कम है, तो हम ये भूल जाते हैं ये बताना कि ये कितना ज़्यादा और कितना कम है। इन्होंने वैसे एक बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसको ट्रेंडलाइजर का इन्होंने नाम दिया था। तो इन्होंने बबल मैप्स बनाए थे। तो वो बबल मैप साइज के मैप थे। सो अगर आप हेल्थ का कंपेयर करना चाहते हैं तो आप बबल से कंपेयर करें कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का बबल पोलियो के हिसाब से कितना बड़ा होगा और नाइजीरिया का कितना होगा और स्वीडन का कितना होगा। तो साइज़ बड़ा मैटर करता है। फिर जनरलाइजेशन है। ये तो बड़ी पुरानी फैलेसी है, लॉजिक में भी फैलेसी है कि हम थोड़ी चीज़ को देख के हम ये कहते हैं कि हर जगह यही हो रहा है।
हमारे तजर्बात ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद डेस्टिनी है। डेस्टिनी बड़ी दिलचस्प सी एक इंस्टिंक्ट है कि दुनिया में ये दुनिया शायद तबाह हो जानी है, शायद हमारा फ्यूचर ख़त्म हो जाना है। फिर उसके बाद सिंगल पर्सपेक्टिव है, और ये तो बड़ा कॉमन है कि हम जब भी राय बनाते हैं हम एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो अगर एक साइंसदान ने कुछ कह दिया उसके पीछे चल पड़े, एक सियासतदान ने कुछ कह दिया उसके पीछे पढ़ ले, एक मीडिया पर्सन ने कह दिया उसके पीछे चल पड़े, एक राइटर ने कह दिया उसके पीछे चल पड़े। तो अगर आप दुनिया के बारे में एक इन्फॉर्म्ड व्यू को एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पर्सपेक्टिव लेने पड़ेंगे, ज़्यादा लोगों की बात सुननी पड़ेगी। फिर उसके बाद ब्लेम इंस्टिंक्ट। अच्छा, ये बड़ा कॉमन है। हम ये समझते हैं कि दुनिया में अगर गलत हो रहा है कुछ तो वो किसी की वजह से हो रहा है, इसका कोई कसूरवार है। दुनिया में बहुत सी खराबियां जो हैं वो इस तरह हो रही है कि वाकयात पे किसी का कंट्रोल नहीं है। वाकयात का अपना एक तसलसल है। किसी जगह पे पोल्यूशन हो गई, उस पोल्यूशन के नतीजे में फ़र्ज़ कीजिए बीमारियां आ गई, उस बीमारी के नतीजे में लोगों के हालात ख़राब हो गए और वो एक साइकिल चल पड़ा। इवन जो पोल्यूशन हुई वो भी इस तरह हुई कि किसी को पता नहीं था कि ये चीज़ निकल आएगी। वैसे तो हो सकता है किसी को पता भी हो। तो एक ब्लेम गेम होती है, एक ब्लेम गेम होती है। तो आप समझते हैं कि अगर कोई काम ख़राब हुआ है तो इसका कसूरवार कोई होगा और उसको हटा दो तो बस सब ठीक हो जाए। ये ऐसा नहीं है। वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो मिलकर एक चीज़ और बना रहे हैं, तो उसमें किसी एक सोर्स पे कसूर आप पिन नहीं कर सकते। फिर आखिरी इंस्टिंक्ट है जिसको कहते हैं अर्जेंसी इंस्टिंक्ट। अर्जेंसी इंस्टिंक्ट ये है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमने कल रिएक्ट ना किया, अगले हफ्ते रिएक्ट ना किया, अगले महीने रिएक्ट ना किया तो दुनिया तबाह हो जानी है, दुनिया ख़त्म हो जानी है, हमने ख़त्म हो जाना है, कुछ हो जाना है। मगर अगर हम गौर करें तो बहुत सारी चीज़ों पे अर्जेंसी की ज़रूरत नहीं भी होती। आप ठहर कर भी रिएक्ट कर सकते हैं, और वो जो हम अर्जेंसी से रिएक्ट करते हैं उसके नतीजे में बाद दफ़ा हम काम को ख़राब करते हैं। ये किताब पढ़िए, बहुत ही अहम किताब है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत मशहूर किताब है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, दुनिया में बहुत डिस्कस होती है। ये जो रोसलिंग हैं इनकी टेड टॉक्स भी बड़ी पॉपुलर हैं और इनका एक बड़ा पॉजिटिव व्यू है दुनिया के बारे में, और पॉजिटिव व्यू भी बड़ा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये किताब आपको ये बताएगी कि हाउ टू लर्न। मैं भी अपनी जो काविश है उसमें देखता हूँ कि ज़्यादातर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम उसको याद कर लें और उसको याद करके हम रिप्रोड्यूस कर दें और इसको हम नॉलेज का नाम दे दें। नॉलेज का ताल्लुक लर्निंग से है, नॉलेज का ताल्लुक रोट लर्निंग से नहीं है। लर्निंग कैसे होगी? लर्निंग ऐसे होगी कि हम इस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं यूज़ कर सकें। तो लर्निंग पे गौर कीजिए। और मेरी राय में लर्निंग जो है ना वो 3 वजूहात से बहुत ज़रूरी है। पहली वजह यह है कि लर्निंग आपको किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट देती है। इंफॉर्मेशन आपके लिए सिर्फ एक डिटेल्स हैं, लर्निंग आपको कॉन्टेक्स्ट देगी कि ये हो क्यों रहा है। दूसरी बात जो लर्निंग के लिए बड़ी ज़रूरी है कि आपको ये पता चलेगा कि जो हम ये चीज़ें आई हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को सिर्फ थ्योरेटिकली और एकेडमिकली ना देखा करें, उसकी अप्लाइड साइड देखा करें कि वो अप्लाई कैसे होगी। और तीसरी वजह लर्निंग के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि लर्निंग सारी इंक्रीमेंटल है, कोई स्टैटिक नहीं है। अक्सर लोगों ने 10 साल पुरानी किताब पढ़ी है, 20 साल पुरानी पढ़ी, उसी को दोहराई जा रहे हैं। चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनके साथ आपने चेंज होना है। तो लर्निंग 3 वजूहात से ज़रूरी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड और रीजनिंग मिले। दूसरी वजह यह है कि आप उसको अप्लाई कर सकें, और तीसरी वजह दुनिया जिस तरीके से चेंज हो रही है उसके साथ चल सके। बदकिस्मती से मैं ये देखता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोगों की लर्निंग जो है ना वो रुकी हुई। अपनी लर्निंग को कुछ कीजिए और इन्फॉर्मेशन जो आपको रिसीव हो रही है उसको फैक्ट्स की बुनियाद पर एनालाइज कीजिए और फिर उन सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके ट्रीट कीजिए, प्रोसेस कीजिए। ये किताब आपको ये बताती है फैक्टफुलनेस। हाईली रिकमेंडेड, हाईली 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 रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर्स, टीचर्स, मीडिया, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, एवरीवन जिसका दुनिया में कोई इंटरेस्ट है, और हम सबका है, और जो दुनिया के बारे में जनरल नॉलेज रखता है और ये सोचता है कि दुनिया किधर जा रही। दुनिया जब कहते हैं सारी दुनिया भी है, हमारा मुल्क भी है, हमारी सोसाइटी भी है, तो उसको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।